हाँ बच्चों, तो अपना संतुलित भोजन चल रहा है। संतुलित भोजन में दूसरा अवयव पढ़ रहे हैं अपन, है ना। पहला कार्बोहाइड्रेट अपना पूरा हो गया। अब हम सब दूसरा अवयव पढ़ रहे हैं, है ना, संतुलित भोजन के अवयव। तो इसका दूसरा अवयव है वसा और या लिपिड, है ना, लिपिड या वसा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्लोर। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्लोर ने। ब्लोर यहां पे लिख देता हूं। ब्लोर ने किया था। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्लोर एक वैज्ञानिक था, उसने किया था, है ना। इसके अलावा लिपिड या वसा जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील है ना। जल एक कार्बनिक विलायक होता है, तो इसमें अघुलनशील है, मतलब ये अकार्बनिक विलायकों में घुलनशील होगी, है ना। वसा किसमें घुलनशील होगी? अकार्बनिक विलायकों में, जैसे एसीटोन में, है ना। तो जल में अघुलनशील होती है, सीधी सी बात है ना। लिपिड बहुलक नहीं बनाती है। लिपिड बहुलक नहीं बनाती, है ना, बहुलक नहीं बनाती। और जंतुओं में सर्वाधिक भोजन वसा के रूप में संग्रहित रहता है। तो जंतुओं में सर्वाधिक भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? वसा के रूप में, है ना। मतलब जो मैक्सिमम अपन भोजन जो खाते हैं उसका मैक्सिमम किस रूप में स्टोरेज रहता है? वसा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोरेज नहीं रहता, वसा के रूप में स्टोरेज रहता है ना। वसा का संग्रह एडिपोज ऊतक में किया जाता है या वसी ऊतक में किया जाता है। तो वसा का संग्रह मतलब स्टोरेज किस ऊतक में संग्रह किया जाता है? इसका एडिपोज ऊतक में, है ना। यकृत द्वारा वसा का पायचीकरण किया जाता है। इसका मतलब है यकृत मतलब लीवर। वसा का जो पायचीकरण मतलब वसा का पाचन, है ना। तो वसा का पायचीकरण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा, है ना। जब हमारे शरीर में यकृत में ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है तब वसा का निर्माण होता है। मतलब जब हमारे शरीर में ना, हमारे जब यकृत में ना, लीवर में, जब ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो जाता है, फुल भंडारण हो जाता है, तब उसके बाद वसा का निर्माण होता है। यूं है इसका मतलब। कोशिका झिल्ली, कोशिका होती है अपने, उसके ऊपर झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली प्रोटीन व वसा की बनी होती है ना। किसकी? वसा की, है ना। प्रोटीन व वसा की बनी होती है। भोजन में वसा की अधिक मात्रा होने से मोटापा हो जाता है। देखो, भोजन में अगर अपन ज्यादा वसा लेंगे, वसा मतलब लिपिड, मतलब घी, ये सब, है ना, तेल घी, ये ज्यादा खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा अपने अंदर, है ना। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है गाय व बकरी के दूध से। मतलब किसके दूध में वसा की अधिक मात्रा होती है? भैंस के दूध में, है ना। ये जनरल नॉलेज वाली बात है। तो देखो आप, ये अपन पढ़ रहे हैं वसा। वसा पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्लोर ने। जल में अघुलनशील होगी, है ना। बहुलक नहीं बनाती है लिपिड या वसा, बहुलक नहीं बनाती है। जंतुओं में सर्वाधिक भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? इसका ध्यान रखें आप, वसा के रूप में। यहाँ पे मात खाएंगे आप, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में नहीं रहता, है ना। वसा का संग्रह किस ऊतक में किया जाता है? आता है क्वेश्चन आता है ये एडिपोज ऊतक में। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा। इसके अलावा हमारे शरीर में जब ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है तब वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का। कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा, प्रोटीन का नहीं होगा, है ना। और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली काय की बनी होती है? वसा ना हमारा यहाँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। वसा की बनी होती और प्रोटीन की बनी होती। वो प्रोटीन व लिपिड की या प्रोटीन व वसा की बनी होती है। अब भोजन में वसा की अधिक मात्रा हो जाने पर क्या होता है? मोटापा हो जाता है। वसा मतलब घी, तेल, ये सब, है ना। ये सब क्या है? वसा में आते हैं। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे, वसा कितने प्रकार की होती है ना। भैंस के दूध में, अब देखो वसा की मात्रा कौन से पशु में अधिक होती है? भैंस के दूध में। ऑप्शन, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि गाय के दूध में, बकरी के दूध में, ऊंट के दूध में किस में ज्यादा होती है? तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है भैंस के दूध में, है ना। तो ये है वसा, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, बाकी आगे बढ़ते हैं। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में उतार लो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वसा, है ना। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। तो वसा के प्रकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, वसा कितनी प्रकार की होती है ना। इनके नाम आते हैं सीधे, जैसे वसा के प्रकार है कोई भी, तो जैसे स्पिंगोलिपिड है, कौन सी लिपिड है, संयुग्मित लिपिड। या क्रोमोलिपिड्स होती है, कौन सी लिपिड होती है, व्युत्पन्न लिपिड होती है। तो ये प्रकार ध्यान रखना है आपको इसका, है ना। तो इसको समझ लेते हैं, वसा के प्रकार, टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड के प्रकार, लिपिड कितने प्रकार की होती है। लिपिड 3 प्रकार की होती है ना। वसा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो सरल लिपिड, है ना, कौन सी, सरल लिपिड या सामान्य वसा। संयुग्मित लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। संयुग्मित वसा या व्युत्पन्न वसा, मतलब सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न। सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न, ये 3 प्रकार की होती है लिपिड, है ना। तो सरल लिपिड का उदाहरण है मोम। किसका उदाहरण है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोम उदाहरण है सरल लिपिड का, संयुग्मित लिपिड का, व्युत्पन्न लिपिड का। तो इसका आंसर है सरल लिपिड का, सामान्य वसा का। संयुग्मित लिपिड कौन कौन सी है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, है ना, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये तीनों क्या है, संयुग्मित लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड देखो क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल, इर्गोस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेरॉल, क्रोमोलिपिड्स या टर्पिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो एक बार फिर से सुन लो, व्युत्पन्न लिपिड कौन कौन सी। कोलेस्ट्रॉल एक व्युत्पन्न लिपिड है ना, ये सब इनमें से कोई भी नाम दे देगा, ये कौन सी लिपिड है, तो व्युत्पन्न लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल, इर्गोस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेरॉल, क्रोमोलिपिड या टर्पिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। तो ये व्युत्पन्न लिपिड है सारी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी व्युत्पन्न लिपिड है या कौन सी सरल लिपिड है, कौन सी संयुग्मित लिपिड है ना। तो इसको याद करना आप चार्ट को अच्छी तरह, है ना। बाकी पढ़ते हैं इनके बारे में, एक एक लाइन सबके बारे में लिखेंगे अपन, एक एक दो दो लाइन सबके बारे में लिखेंगे, है ना। तो इसको तालो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं लिपिड के प्रकार। लिपिड के प्रकार हमने चालू कर दिया था। लिपिड के प्रकार में पहला है हमारा सरल लिपिड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम संयुग्मित लिपिड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम व्युत्पन्न लिपिड, है ना। तो तीनों प्रकार हैं, तीनों प्रकार के में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख लेते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सरल लिपिड क्या होते हैं। सरल लिपिड क्या होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल एवं एल्कोहल के एस्टर होते हैं। देखना, ध्यान रखना इसको, वसीय अम्ल होता है इसमें, वर्षीय अम्ल बोल सकते हो आप, या कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह, है ना, कार्बोक्सिलिक समूह बोल सकते हो। वसीय अम्ल और एल्कोहल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, है ना। एस्टर बंध पाया जाता है इनमें, किन में, सरल लिपिड में एस्टर बंध पाया जाता है। और प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ये सब लिख रखा है मैंने, है ना। तो देखिए आप, ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल एल्कोहल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। इस प्रकार की लिपिड में एक ट्राईहाइड्रोक्सी शर्करा, ट्राईहाइड्रोक्सी 3 OH समूह मिलेंगे इसमें, है ना। ट्राईहाइड्रोक्सी शर्करा एल्कोहल ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, ग्लिसरॉल उपस्थित होता है। मतलब सरल लिपिड में क्या उपस्थित होता है, ग्लिसरॉल। इसमें 3 OH समूह होते हैं, OH हाइड्रोक्सी समूह, है ना। 3 अणु वसीय अम्ल, वसीय अम्ल के तो 3 अणु होंगे और ग्लिसरॉल का एक अणु ग्लिसरॉल से बंध बनाते हैं, जिसे एस्टर बंध कहते हैं, है ना। एस्टर बंध, मतलब एस्टर बंध किसमें पाया जाता है, सरल लिपिड में। लिपिड में एस्टर बंध पाया जाता है, वसा में एस्टर बंध पाया जाता है। साधारण वसा, सरल लिपिड या साधारण वसा एक ही बात है। तो वसा में कौन सा बंध पाया जाता है, लिपिड में कौन सा बंध पाया जाता है, एस्टर बंध। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। और प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध, है ना। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, मैंने यहीं पे लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, है ना। तो 3 अणु तो वसीय अम्ल होंगे, एक अणु ग्लिसरॉल होगा, इससे मिलके बना होता है लिपिड। वसा किससे मिलके बनी होती है, सरल लिपिड किससे मिलके बने होते हैं, 3 अणु तो वसीय अम्ल और एक अणु ग्लिसरॉल से, है ना। ये एस्टर बंध बनाते हैं। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है, 3 अणु वसीय अम्ल और एक अणु ग्लिसरॉल, है ना।
वसा में एस्टर बंध पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ध्यान रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पेप्टाइड बंध वाला पूछा जाता है ज्यादातर। वसा कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वसी अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और एल्कोहल क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल। तो वसा किससे मिलकर बनी थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। उदाहरण है सरल लिपिड का, उदाहरण है मोम या वैक्स। ये क्या है, सरल लिपिड है, वैक्स या मोम सरल लिपिड है ना। तो ये है सरल लिपिड, है ना। अब पढ़ते हैं अपन संयुग्मित लिपिड। तो इसको एक बार फिर से देख लो कि देखो वसा में कौन सा बंध पाया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, एस्टर बंध पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर। तो ये पेप्टाइड बंध है ना, अपन प्रोटीन भी पढ़ेंगे तो इसमें आएगा पेप्टाइड बंध पाया जाता है। वसा किसके बने होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये ध्यान, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है ना। 3 अणु तो वसीय अम्ल के होंगे, वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु, ये मिलकर क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, वसा बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, सरल लिपिड बनाते हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो इसको लिख लो आप, उतार लो कॉपी में, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अपना अगला है लिपिड, संयुग्मित लिपिड। 3 प्रकार के होते हैं लिपिड, सरल लिपिड, संयुग्मित लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड, संयुग्मित लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। तो ये है संयुग्मित लिपिड। देखते हैं इसमें कौन कौन से लिपिड आते हैं। देखिए संयुग्मित लिपिड या संयुग्मित वसा एक ही बात है, संयुग्मित लिपिड या संयुग्मित वसा एक ही बात है ना। तो इसको पहला है, इसके निम्न रूप है, मतलब फॉस्फोलिपिड, है ना। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड अपने कोशिका झिल्ली में भी नाम सुना था इसका, फॉस्फोलिपिड का। कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है ना, उसका मेन घटक होता है ये। देखो फॉस्फोलिपिड जीवद्रव्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली लिपिड है। जीवद्रव्य में सबसे ज्यादा कौन सी लिपिड पाई जाती है, कौन सी वसा पाई जाती है, कौन सी वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी लिपिड सबसे पाई जाती है, तो फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है। देखो फॉस्फोलिपिड है ना, जीवद्रव्य में सबसे ज्यादा जो लिपिड पाई जा रही है ना, वो फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली का जो मेन घटक है ना, जो लिपिड, जो मेन घटक है लिपिड में, जो वसा पाई जाती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बनी होती है प्रोटीन और वसा की, प्रोटीन और लिपिड की। तो लिपिड में कौन सी लिपिड मेनली कौन सी लिपिड पाई जाएगी, फॉस्फोलिपिड पाई जाएगी, है ना। अगली है आपकी फॉस्फोलिपिड हो गई आपकी एक स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड जो है, यहाँ से एक बार फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है कि यह तंत्रिकाओं के माइलिन आच्छद में पाए जाते हैं। तंत्रिकाओं के माइलिन आच्छद में पाए, नर्व्स है ना, तंत्रिका मतलब नर्व्स। तंत्रिकाओं के माइलिन आच्छद किसके बने होते हैं, स्पिंगोलिपिड। या यह आता तंत्रिकाओं के माइलिन आच्छद में पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, तो स्पिंगोलिपिड पाए जाते हैं, है ना। अगला है आपका तीसरा लिपिड। पहला तो देखो संयुक्त लिपिड 3 प्रकार के, 3-4 प्रकार के, 4-5 प्रकार के। फॉस्फोलिपिड, ये सब संयुक्त लिपिड है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉस्फोलिपिड कौन से, तो अपन ने चार्ट बनाया ना, वहां से याद करना। फॉस्फोलिपिड कौन से लिपिड है, संयुक्त लिपिड है ना। स्पिंगोलिपिड भी संयुक्त लिपिड है। फिर अगला, अच्छा ये 2 है और 3 लिखाए थे वहां, उस चार्ट को याद रख लेना। इंपॉर्टेंट अपन ने 2 ही लिखाए है ना। तो संयुग्मित लिपिड अलग है, फिर आगे आपके व्युत्पन्न लिपिड, तीसरा प्रकार हो गया ना, संयुग्मित लिपिड फिर व्युत्पन्न लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड, है ना। तो सरल लिपिड हो गया, पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद संयुग्मित लिपिड, उसके बाद व्युत्पन्न लिपिड, 3 प्रकार है लिपिड के। तो ये क्या है, व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, देखो स्टीरॉइड्स नाम सुना है ना, स्टीरॉइड्स, वो स्टीरॉइड से ना व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। स्टीरॉइड जैसे कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल व्युत्पन्न लिपिड है। स्टीरॉइड जो भी होते हैं ना, वो सब व्युत्पन्न लिपिड होते हैं, है ना। इसके अलावा आपने और भी नाम सुना होगा, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखो आप, तो है ना। तो व्युत्पन्न लिपिड कौन से हैं, व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, सभी जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, वो सब व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। व्युत्पन्न वसा होती है, संयुक्त लिपिड या वसा, संयुक्त वसा। व्युत्पन्न लिपिड या व्युत्पन्न वसा एक ही बात है। संयुक्त लिपिड या संयुक्त वसा, संयुग्मित को संयुक्त भी बोलते हैं, संयुक्त, है ना। और व्युत्पन्न लिपिड को व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं, डेरिवेटिव्स।
लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड या व्युत्पन्न वसा। तो इसके लिए कौन कौन से हैं व्युत्पन्न लिपिड? पूरे 5 हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कौन सा लिपिड है? व्युत्पन्न लिपिड है ना, इसका ध्यान रखना। इर्गटलवक, इर्गोस्टेरोल, इर्गोस्टेरोल ये किस में मिलता है? ये मिलता है मुख्य रूप से कवक में, है ना। बीजों में जो तेलीय बीज होते हैं ना, जिनसे तेल प्राप्त होता है ना, ऐसे बीज जिनसे तेल प्राप्त होता है उनमें क्या पाया जाता है? इर्गोट। इसके अलावा यीस्ट से भी यीस्ट में भी पाया जाता है। इर्गोस्टेरोल क्या पाया जाता है? यह तेलीय बीजों, इर्गट कवक और यीस्ट में पाया जाता है। कौन? इर्गोस्टेरोल। उसके बाद कोप्रोस्टेरोल, कोप्रोस्टेरोल, ये कोप्रो नाम सुनते हैं आप, मल मल शब्द बोल देना भाई, मल में पाया जाता है। मल में कौन पाया जाता है? कोप्रोस्टेरोल। क्रोमो, क्रोमोलिपिड या टर्पिन, क्रोमोलिपिड्स या टर्पिन एक ही बात है। ये किसमें, ये किस, देखो प्राकृतिक रबर है ना, वो होता है प्राकृतिक रबर, वो क्रोमोलिपिड होते हैं उसमें, है ना। ये बारंबार आइसोप्रीन इकाइयों के बने होते हैं, जैसे प्राकृतिक रबर। जो प्राकृतिक रबर किससे बनता है? आइसोप्रीन इकाइयों से बनता है। तो प्राकृतिक रबर क्या है? क्रोमोलिपिड से एक तरह से, है ना। टर्पीन है, टर्पीन का उदाहरण है ना। टर्पीन प्राकृतिक रबर है या आइसो, टर्पीन या क्रोमोलिपिड के उदाहरण क्या है? प्राकृतिक रबर, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखो आप जनन तंत्र पढ़ोगे ना, वहां भी आएगा है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे वहां भी आएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या होता है? देखो वेजाइना में संकुचन पैदा करते हैं, है ना। इंसेमिनेशन के समय मतलब ये क्या है? गर्भाशय में और फेलोपियन नलिका में संकुचन पैदा करते हैं। कौन? ये, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? फेलोपियन नलिका, गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं ये, और फेलोपियन नलिका में, है ना। तो इसको आप उतार लो। ये बड़ा बड़ा पॉइंट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। स्प्रिंगोलिपिड वाला, स्प्रिंगोलिपिड क्या है? कौन सी प्रोटीन? संयुग्मित लिपिड है ना। कौन सी लिपिड है? और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड कौन सी लिपिड है? संयुग्मित लिपिड है ना। ये ध्यान रखना आप, संयुग्मित वसा है या लिपिड एक ही बात है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन काम करता है? फॉस्फोलिपिड काम आता है ना। ये अच्छे पॉइंट है, इनको लिखना। ये आरपीएससी में आ चुका है एक बार, स्प्रिंगोलिपिड वाला। आरपीएससी या आरपीएससी जो भी बोलो, है ना। अब आप इसको उतार लो। कोप्रोस्टेरोल तो मल में पाया जाता है, मल में, है ना। और इर्गोस्टेरोल कवक में पाया जाता है, इर्गट कवक, कवक ही देगा वो परीक्षा में। बीज में आता है, यीस्ट में भी पाया जाता है ना। तो कवक में इर्गोस्टेरोल ध्यान रखना आप। कोप्रो, कोप्रो का मतलब मल। क्रोमो, क्रोमो का मतलब टर्पीन, टर्पीन। क्रोमो का मतलब प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन इकाइयां होती है। प्राकृतिक रबर किससे बना होता है? आइसोप्रीन इकाइयों से का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन इकाइयों का, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ये प्राकृतिक रबर का उदाहरण किसका उदाहरण है? क्रोमोलिपिड्स का, टर्पीन का उदाहरण है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या होते हैं? संकुचन पैदा करते हैं। किसमें? गर्भाशय में, है ना, इंसेमिनेशन के समय। तो आप इसका ध्यान रख लो, है ना। फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। तो आप इसको उतार लो। आगे बढ़ते हैं, लिख लो कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं वसी अम्ल, अपना इसी में चल रहा है अपना, है ना। वसा में ही टॉपिक चल रहा है, वसी अम्ल, है ना, फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वसा चल रहा है अपना, लास्ट चल रहा है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोटीन, है ना। अभी थोड़ा सा और एक बार और बोर्ड भरेगा उसमें, है ना। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है जो लिखना बाकी। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इसमें देखो वसी अम्ल क्या होते हैं। वसी अम्ल इसी में टॉपिक है, वसा में ही, लिपिड में अपना टॉपिक है वसी अम्ल या फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं? देखो, लिपिड या वसा में 2 प्रकार के वसी अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वसी अम्ल पाए जाते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त होते हैं, और एक होते हैं जो असंतृप्त होते हैं। एक तो संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। इनमें तो एकल बंध पाया जाता है,
इनमें दो बंद या तीन बंद पाए जाते हैं। एक बंद से ज्यादा मिलेंगे, मतलब या तो दो बंद होंगे या तीन बंद होंगे, द्विबंध या त्रिबंध, है ना। तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच, देखो इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है, मतलब एक बंध पाया जाएगा। कार्बन वर्सेस कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध पाया जाएगा। और इनमें जैसे कि कौन कौन से संतृप्त वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण फिक्स याद रखना आप। पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ये दोनों संतृप्त अम्लों के उदाहरण हैं। संतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण है पामेटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। संतृप्त अम्ल क्या होते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, सामान्य ताप पर, जनरल टेम्परेचर पर, है ना, कमरे के तापमान पर। जैसे कि घी, मक्खन, दूध, है ना। दूध मतलब डेयरी प्रोडक्ट, दूध के उत्पाद, है ना। दूध भी आ सकता है उसमें, दूध प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। एग्जाम में दूध भी आता है देखो परीक्षा में। नारियल का तेल, पाम का तेल या ताड़ का तेल, ये क्या होते हैं? ये संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण है। पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, है ना। घी, मक्खन, दूध। दूध का विशेष तौर से ध्यान रखना, मैं मार्कर पेन उठाता हूँ। दूध का विशेष तौर से ध्यान रखना। वैसे तो दूध उत्पाद होते हैं, दूध उत्पाद कौन होते हैं? मक्खन, ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन दूध एग्जाम में आता है। दूध कौन सा वसीय अम्ल? संतृप्त वसीय अम्ल, इसका ध्यान रखना आप, है ना। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, दूध के उत्पाद, ऐसे लिखा आता है परीक्षा में, दूध के उत्पाद, है ना, दूध के उत्पाद लिखा आता है। या तो दूध के उत्पाद लिखा जाएगा या दूध लिखा जाएगा, है ना। तो संतृप्त वसीय अम्ल में मानना उसको आप। नारियल का तेल भी संतृप्त वसीय अम्ल में जम जाता है। पाम का तेल या ताड़ का तेल संतृप्त वसीय अम्ल मानते हैं इनको, है ना। तो दूध के उत्पाद है, ये मक्खन दूध के उत्पाद है ना। तो इन सबको दूध उत्पाद या दूध, ये किस में आएगा? इसमें आएगा। पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ये होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। उदाहरण जरूर ध्यान रखना आप। और देखो संतृप्त वसीय अम्ल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। संतृप्त वसीय अम्ल हमारे शरीर में क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, या बढ़ाती है। और हृदय से संबंधित बीमारियां पैदा करती है। हृदय से संबंधित बीमारियां पैदा करती है ना, मतलब मोटापा, है ना। तो ये है संतृप्त वसीय अम्ल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है और हृदय से संबंधित, मतलब दिल से, हार्ट से संबंधित डिजीज उसको हो जाती है ना। ये हो गया आपका संतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल अपन उदाहरण पढ़ेंगे कौन कौन से असंतृप्त वसीय अम्ल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो, है ना। अभी तो आगे आप लिखेंगे इसमें। असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होंगे? इनमें तो एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध पाया जाता है। इनमें दो या तीन बंध पाए जाते हैं, द्विबंध तो मिलेगा इसी मिनिमम, है ना। एकल बंध इनमें नहीं मिलेगा। ये लाइन इसमें लिखी नहीं है, भी लिखेंगे आगे। असंतृप्त वसीय अम्ल यह आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं कौन से? असंतृप्त। असंतृप्त आ गया ना, तो यह आ गया, ऐसे पहचान लेना। क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता, यह आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है ना। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता, इसलिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन से? ये है, ये अनावश्यक वसीय अम्ल है, मतलब इनकी जरूरत, ये तो शरीर खुद बना लेता है। अनावश्यक वसीय अम्ल, ये आवश्यक वसीय अम्ल। आवश्यक वसीय अम्ल के बारे में ध्यान रखना कि आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इनमें हाइड्रोजन मिलाकर इनसे वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बनाया जाता है। इनमें कौन वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? वेजिटेबल घी किनसे तैयार किया जाता है? असंतृप्त वसीय अम्लों से, है ना। इनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना आप, हाइड्रोजन मिलाया जाता है इनमें, हाइड्रोजन मिलाया जाता है। और वेजिटेबल घी या वनस्पति घी किससे तैयार किया जाता है? असंतृप्त वसीय अम्लों से, इसका ध्यान रखना। जैसे कि कौन कौन से ये होते हैं, मतलब ये सामान्य ताप पे तरल होते हैं। देखो ये सामान्य ताप पे तरल होते हैं, ये सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। कौन? संतृप्त वसीय अम्ल सामान्य ताप पे ठोस होते हैं, है ना। ये सामान्य ताप पर तरल होते हैं, तरल ही होते हैं। तो आप तो इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखना, है ना। और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको जरूर ध्यान रखना। ये दूध आ जाएगा या दूध से बने उत्पाद आ जाएगा, दूध उत्पाद, है ना, ऐसे आ जाएगा एग्जाम में। तो संतृप्त वसीय अम्ल है ना। असंतृप्त वसीय अम्ल कौन कौन से हैं? सूरजमुखी का तेल जितने भी है ना तेल, इन दो तेल को छोड़ के, नारियल का तेल और पाम तेल को छोड़ के जितने भी तेल है ना, सब इसमें आ जाएंगे असंतृप्त वसीय अम्ल। सूरजमुखी का तेल क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल, तिल्ली का तेल, है ना, ये किस में आएगा? असंतृप्त वसीय अम्ल में आएगा, है ना। तो आगे लिखते हैं इसमें, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच तो एकल बंध होता है, केवल एक बंध पाया जाएगा, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच।
इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में कि ये इनमें और इनमें क्या डिफरेंस, इनका एग्जाम्पल इनके उदाहरण ध्यान रखना परीक्षा में। जैसे ये क्या होते हैं, ये तो सामान्य ताप पे ठोस होंगे, ये सामान्य ताप पे क्या होंगे, तरल होंगे, है ना। अब इनके उदाहरण है जैसे घी, मक्खन, दूध उत्पाद, दूध आ जाएगा परीक्षा में, दूध पूछा जाता है एग्जाम में। दूध किस में आएगा, संतृप्तोष्मीय अम्ल में। नारियल का तेल किस में आएगा, संतृप्तोष्मीय अम्ल में। तो दूध के उत्पाद लिखा जाता है, या तो दूध लिखा जाएगा, दूध के उत्पाद लिखा जाएगा, तो इसका ध्यान रखें आप परीक्षा में, है ना। असंतृप्तोष्मीय अम्लों के जितने भी तेल होंगे ना, इनके अलावा, इन दोनों तेलों के अलावा जितने भी तेल होंगे ना, सब इसमें आ जाएंगे, है ना, असंतृप्तोष्मीय अम्ल। और कौन सी गैस मिलाकर इनको वनस्पति घी बनाया जाता है, हाइड्रोजन गैस मिलाकर वेजिटेबल घी बनाया जाता है ना, वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, ऐसे भी लिखा जाता है, है ना। तो उतार लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अपन पढ़ रहे हैं आगे अपना असंतृप्त वसीय अम्ल चल रहा है ना। वसीय अम्ल चल रहे हैं। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त वसीय अम्ल, एक असंतृप्त वसीय अम्ल। तो जो संतृप्त वसीय अम्ल है उनमें एकल बंध पाया जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा। अब यह है कि असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ना, इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, मतलब डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, या तो द्विबंध मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच, या तो दो बंध मिलेंगे। द्विबंध का मतलब दो बंध, है ना, कार्बन कार्बन के बीच, या त्रिबंध का मतलब तीन बंध कार्बन के बीच, या तो दो बंध मिलेंगे या तीन बंध मिलेंगे। द्विबंध ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण है ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोनिलिक अम्ल, है ना। ये तीनों असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण है। आपको ध्यान होना चाहिए कि संतृप्त वसीय अम्लों के कौन कौन से उदाहरण है, असंतृप्त वसीय अम्लों के कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना। तो उसका तो था स्टीरिक अम्ल और पामेटिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल, है संतृप्त वसीय अम्ल का। इसका है आपका ओलिक अम्ल, लिनोनिलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, है ना। इसके अलावा तेल आ गए इसमें, है ना, तेल इसमें आ गए जितने भी तेल है। और संतृप्त वसीय अम्ल में स्टीरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल आ गया, है ना। इसके अलावा दूध, घी, मक्खन संतृप्त वसीय अम्ल में आ गए, है ना। अब ये है असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण है, इनको ध्यान रखना। और ये देखो ओमेगा 3 एक चीज होती है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है ना। वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद करता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ओमेगा 3 किस में पाया जाता है, ओमेगा 3 अलसी में पाया जाता है। अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है ना। किसमें, अलसी में पूछा जाता है, अलसी का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अलसी अल्फा निलोनिलिक अम्ल का प्रचुरतम स्रोत है। अलसी किसका स्रोत है, अल्फा निलोनिलिक अम्ल, लिनोलिनिक या लिनोलेनिक, एक ही बात है, लिनोलेनिक या लिनोलेनिक, एक ही बात है, का प्रचुरतम स्रोत है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई दोनों, है ना। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इनके उदाहरण भी ध्यान रखना आप। असंतृप्त वसीय अम्लों के एक तो तेल हो गए, जितने भी तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है। इसके अलावा ये ओलिक अम्ल, निरोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ये असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण। तो यहाँ पे वसा कंप्लीट हो गया, लिपिड कंप्लीट हो गया, है ना। अब अपन अगला पढ़ेंगे प्रोटीन, है ना। तो इसको उतार लो आप, ये राइट लगाए ना मैंने इनको, इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं राइट लगाता हूँ या अंडरलाइन कर देता हूँ परीक्षा में के हिसाब से पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं प्रोटीन। हाँ बच्चों, तो अपना संतुलित भोजन के अवयव चल रहा था, संतुलित भोजन के अवयव वाला टॉपिक चल रहा था अपने, है ना। चैप्टर का नाम ही संतुलित भोजन के अवयव है, संतुलित भोजन है, तो संतुलित भोजन के अवयव है। तीसरा अपना टॉपिक चल रहा है अपने कार्बोहाइड्रेट और वसा पूरा हो गया है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पूरा हो गया है ना। अपना तीसरा है प्रोटीन, संतुलित भोजन के अवयव में तीसरे नंबर का है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में क्या है, प्रोटीन नाम किसने दिया, प्रोटीन किन चीजों में पाया जाता है। देखिए ये स्रोत है ना, स्रोत सोर्स, कौन किस में पाया जाता है, ये सब अपन एक साथ लिखेंगे। स्रोत है ना, सोर्स, प्रोटीन किस में पाया जाता है, वसा किस में पाया जाता है, लिपिड किस में पाया जाता है, स्रोत एक साथ लिख लेंगे अपन, है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, सब एक साथ लिख लेंगे अपन, ताकि आपको परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। परीक्षा में आप आसानी से बता सके, अलग अलग लिखेंगे तो आप भूल जाओगे, तो वहाँ याद रखने में आसानी रहेगी आपको, है ना। क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए, है ना? बाकी अगर अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं या 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप और किसकी
चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन स्रोत को, जो मैं लिखाऊंगा स्रोत, उनको साथ में लिख लेना। बाकी अपन प्रॉपरली तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से पढ़ाई जा रहा है आपको, है ना। तो देखिए आप, अगला है आपका अवयव प्रोटीन। प्रोटीन मतलब, प्रोटीन नाम किसने दिया, है ना। प्रोटीन की में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हर चीज प्रोटीन की अपन पढ़ेंगे कि प्रोटीन के कितने प्रकार है, या प्रोटीन में मतलब क्या क्या पाया जाता है ना। ये सब प्रोटीन किन से मिलकर बनता है, प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, ये सब, है ना। तो देखिए, प्रोटीन शब्द किसने दिया, बर्जीलियस ने, है ना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये, है ना, है ना, क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने, अंडरलाइन जो कर रखा है ना, वो पूछी जाती है चीज, आप ध्यान रखना। देखो, वसाबी CHO से मिलकर बनता है, CHO, वसाबी CHO से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट में भी CHO पाए जाते हैं, है ना, लेकिन इसमें प्रोटीन में अलग से नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखना। सल्फर भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रोटीन में कौन सी चीज पाई जाती है ना, कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन नाम आता है वहां, है ना, इसका ध्यान रखना। जीव द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, या जीव द्रव्य में सबसे, प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। आप ऑप्शन आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन आंसर आएगा, है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जल तो खैर पाया जाता है, जल के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑप्शन में जल नहीं देगा वो आपको, वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा ऐसे देगा वो, है ना, खनिज, लवण, विटामिन जो भी है। तो आप प्रोटीन सही मान लेना, प्रोटीन पे टिक कर देना। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी देखो इस बार तो। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया, ये आता है क्वेश्चन, नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है इसमें अलग से, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है अलग अलग तरीके से, है ना। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, है ना। कौन से अमीनो अम्ल, है ना, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अल्फा अमीनो अम्ल, ये इसमें भी परेशान कर देगा। एक बार RPSC सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है ये, RPSC सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है ये, अल्फा अमीनो अम्ल से, बीटा अमीनो अम्ल से, गामा अमीनो अम्ल से। तो अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, या ये बात अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई क्या है, अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई अमीनो अम्ल होते हैं, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, सीधी सी बात है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक है। मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बनते होते, अल्फा अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, है ना। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। मतलब अमीनो प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, देखी जाए तो प्रोटीन बनाते हैं ना, अमीनो अम्ल किस कौन से बंध आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। और वसा या लिपिड में कौन सा बंध पाया जाता है, एस्टर बंध। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध, है ना। तो ये है, प्रोटीन क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड बंध पाए जाए ना, तो पॉलीपेप्टाइड, पोली लग गया आगे, पोली लग गया आगे, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है, देखो ये प्रोटीन का प्रमुख कार्य पूछा जाता है, हमारे शरीर की का विकास करना। ये मरम्मत शब्द ध्यान रखना, मरम्मत और विकास या वृद्धि करना, है ना। शरीर की भी आ सकता है, कोशिकाओं की भी आ सकती है ना। प्रोटीन का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि करना है ना। हम, या यूं भी आ सकता है, हमारे शरीर की मरम्मत करना और विकास करना है, मरम्मत और विकास, है ना, हमारे शरीर का, ऐसे भी आ सकता है ये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन को हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। जैसे मकान के क्या होते हैं, एक घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है ना, ईंटें, है ना, ईंटें से बनता है ना, उसी प्रकार बिल्डिंग ब्लॉक एक, हमारा शरीर किससे बनता है, प्रोटीन से ही, है ना। तो ये प्रोटीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बार तो बहुत अच्छी बातें लिखी, तो आप इनको जरूर उतार लें, है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रोटीन शब्द किसने दिया, बर्जीलियस ने। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, CHO, तो ये तो उसमें भी पाए जाते थे, देखो कार्बोहाइड्रेट और
वसा, ये तीनों तत्व उसमें, तीनों में उसमें पाए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें अलग से नाइट्रोजन पाया जाता है, इस नाइट्रोजन को ध्यान रखना, अब ये नाइट्रोजन पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। इसके बाद जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन, है ना। जल के बाद तो प्रोटीन ध्यान रखना, है ना। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, किससे बनते होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, है ना। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से बार बार पूछी जाती है। यह प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई अमीनो अम्ल है, या प्रोटीन किसके बहुलक है? अमीनो अम्ल के बहुलक है, बस ये। और इनका प्रमुख कार्य है ही सही, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इनका प्रमुख कार्य हमारे शरीर का विकास करना है, मरम्मत करना है, हमारे शरीर की विकास करना है, कारीगर, शरीर का कारीगर, कोशिकाओं का कारीगर, है ना। ये प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड शब्द क्या ना, पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, है ना। तो इसको उतार लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोटीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अपना प्रोटीन चल रहा था, संतुलित भोजन के अवयव में प्रोटीन। प्रोटीन से संबंधित आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं अपन। कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल है ना। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल कौन से हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं उनको। तो कौन से हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, उनके नाम क्या है? तो देखते हैं इसमें अभी। तो देखो, प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य, है ना। प्रोटोप्लाज्म में अमीनो अम्ल किस आयन के रूप में मिलते हैं? ज्विटर आयन के रूप में मिलते हैं, ज्विटर आयन के रूप में होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। प्रोटोप्लाज्म में मतलब जीव द्रव्य में अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु, समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे समविभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच का वह बिंदु है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच का वह बिंदु है जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते हैं। मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो है जिसमें जैसे अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और धारा प्रवाहित कर दी, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र लगा दिया मान लो अपन ने, तो अमीनो अम्ल है ना उसमें गति नहीं करेंगे, तो उस बिंदु को बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करेगी। पूछी जाता है भाई क्या होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब अमीनो अम्ल गति नहीं करेंगे। अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन का ही बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, है ना। तो अगला देखिए आप ये वाला, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पूछा जाता है, ये संख्या पूछी जाती है इनकी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 में से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है ना। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। देखो, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो रहा ना, उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, हमारे शरीर को भोजन में उनकी आवश्यकता है, तो उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अभी आवश्यक अमीनो अम्ल निम्न प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, है ना। ये ट्रिक मैंने बना दी है थोड़ी सी, टीवी मिल पथ, टीवी मिल पथ, है ना। सबकी 10 है, मतलब ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ऐसे, 10 के नाम है। देखो आप, ट्रिप्टोफेन, टी से ट्रिप्टोफेन, वी से वेलिन, ट्रिप्टोफेन वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, ये ल्यूसिन 2 बार आ गया ना, आइसोल्यूसिन इधर और ल्यूसिन इधर, है ना। ल्यूसिन और फिर ये बच गया आपका तीसरा जो एल, लाइसिन। देखो, एम से ये टी से ट्रिप्टोफेन, वी से वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, दूसरे वाले एल से लाइसिन। अब पी से क्या बनेगा? फिनाइल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन। देखो, कंफ्यूजन में बताऊं आपको, कभी कभी टी से क्या है, ट्रिप्टोफेन देगा वो आपको, ट्रिप्टोफेन नहीं होगा, है ना। और एच से हिस्टिडीन, एच से हिस्टिडीन ही होगा, हिस्टामीन नहीं होगा। और यहाँ टी से थ्रियोनिन होगा, ट्रिप्टोफेन नहीं होगा। इसका ध्यान रखें आप,
ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन नहीं होगा, है ना, इसका ध्यान रखें। ये परीक्षा में आप कंफ्यूज होंगे, वो कंफ्यूज करेगा आपको वहां पे, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो ना एक साथ, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें भाई। टीका मतलब थ्रियोनीन होगा, ट्रिप्टोफेन नहीं होगा, और हिस्टामीन नहीं होगा, इधर हिस्टीडीन होगा, हिस्टीडीन, हिस्टामीन नहीं होगा, है ना। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल 10, आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए परीक्षा के हिसाब से, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज करेगा वो पेपर में आपको। बाकी 2 कंफ्यूज मैंने बता दिया कि टी से ट्रिप्टोफेन बनाएगा वो, टी से ट्रिप्टोफेन नहीं होना चाहिए, थ्रियोन होना चाहिए, थ्रियोनिन ये होगा टी से, और एस से हिस्टीडीन होगा, हिस्टामीन नहीं होगा, है ना। तो थ्रियोनिन और हिस्टीडीन ये 2 हैं आपके। इनमें से देखो ये आर्जिनिन और हिस्टीडीन है ना, इनको अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। आप तो यही लिख लो फिलहाल, है ना, यही पूछा जाता है परीक्षा में, निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये, आरपीएससी में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो देख लो, ये है प्रोटीन किस प्रोटोप्लाज्म में अमीनो अम्ल किस रूप में होते हैं, ज्यूटेराइन के रूप में, ज्यूटेराइन, है ना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, समविभव बिंदु क्या होता है, देखो समविभव बिंदु हिंदी में भी लिख लेंगे यहाँ पे, समविभव, समविभव बिंदु, समविभव बिंदु, है ना। तो ये क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो इस पे क्या है, विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते, पीएच का वह बिंदु है जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु, है ना। हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, 20, है ना। 20 में से 10 तो हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन 10 हमारा शरीर नहीं बना पाता, है ना। हमारा शरीर 10 को संश्लेषित नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है ना, जिनको हमारा शरीर बना नहीं पाता, उन्हीं को तो आवश्यक अमीनो अम्ल बोलेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को आवश्यकता है उनकी, भोजन के लिए आवश्यक है उनकी, है ना। तो ये है टेबी मील पथ तरीके इसकी याद करने की, है ना। आप इसको उतार लो कॉपी में, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में बहुत, ये दोनों, ये पूरा टीबी मिल मतलब ये आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, है ना। तो बना लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन चल रहा है हमारा संतुलित भोजन क्या हो, तो ये पूछा जाता है कि किस चीज़ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ना। सारी चीज़ें लिख दी अपन ने यहाँ, सारी वस्तुएं लिख दी, है ना, सारी चीज़ें लिख दी हमारे शरीर की जो भी है ना। तो उस चीज़ में मतलब किस चीज़ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो देखते हैं दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन, है ना। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किस चीज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, अंडे में एल्बुमिन। आप ऐसे याद करें डायरेक्ट, प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, विशेष रूप से एल्बुलिन, है ना, एल्बुमिन। रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन। गेहूं में ग्लूटीन, है ना, पूछा जाता है रक्त वाला और ये गेहूं वाला पूछा जाता है ना। गेहूं में कौन सी, ग्लूटीन या ग्लूटेन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ग्लूटीन या ग्लूटेन प्रोटीन के नाम है ना। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। बालों और नाखूनों में कौन सी प्रोटीन है पूछा जाता है, बालों और नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किरेटिन, नाखूनों में किरेटिन प्रोटीन। शुद्ध और निर्जीव प्रोटीन कौन सी है, शुद्ध और निर्जीव प्रोटीन है किरेटिन प्रोटीन, शुद्ध और निर्जीव प्रोटीन है किरेटिन प्रोटीन। अस्थियों में कौन सी हो, ओसिन, ओसिन प्रोटीन। उपास्थियों में कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन, है ना। दाल में कौन सी प्रोटीन है, दाल में प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन प्रोटीन के नाम है, प्रोलेक्टिन प्रोटीन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन, मां से मां, है ना, मां से मां, ये मां से मां, मांसपेशियों। रेसे, रेसे को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, फाइबर, उसमें पाई जाती है फाइब्रिन प्रोटीन, है ना, रेसे को फाइबर बोलते हैं, तो फाइब्रिन प्रोटीन। लार में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, म्यूसिन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन। मेनली आपको ये गुणसूत्र वाला भी
इंपॉर्टेंट है भाई, गुणसूत्र वाला पूछा जा सकता है ना, या तो किसी एग्जाम में पूछ लिया गया, नहीं पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है ना। आपकी बायोलॉजी के हिसाब से गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? स्टोन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन या ग्लूटेन प्रोटीन। रक्त में कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अंडे में एल्बुमिन। दूध में केसीन प्रोटीन। बालों में, नाखूनों में कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन, है ना। ये सब याद करना है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन, है ना, तो इनको ध्यान रखना आप, है ना। रक्त में कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। और गेहूं वाली जरूर ध्यान रखना, और ये गुणसूत्र वाली भी ध्यान रखना, है ना, ये पूछी जाती है। इसके अलावा बालों, नाखूनों के लिए, नाखूनों में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है ना। ये है, तो आप इसको उतार लीजिए, किस चीज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मैंने लिख दिया है ना, तो उतार लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए प्रोटीन चल रहा है अपना। प्रोटीन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बच रही है अपने, है ना। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? खास रूप से ये, है ना, क्षारीय प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, लाइसिन क्षारीय अमीनो अम्ल है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं मोस्टली। अपन ये पढ़ेंगे, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब ये दोनों रोग के नाम आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। लाइसिन क्या है? एक सारे अमीनो अम्ल है। कौन सा? लाइसिन। सारे अमीनो, निम्न में से सारे अमीनो अम्ल है, कौन सा है? लाइसिन। स्पाइरुलिना एक सेवाल है, देखो स्पाइरुलिना क्या है? एक सेवाल, नाम सुना हुआ आपने, कवक सेवाल इनका, है ना, सेवाल है। स्पाइरुलिना का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जाता है ना। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्पाइरुलिना का, है ना। क्लोरेला एक सेव वाले, क्लोरेला इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, है ना। किसका उपयोग करते हैं? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में, क्लोरेला का। प्रोटीन शरीर में अम्लक्षार संतुलन में महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, मतलब अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीन शरीर में अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। देखो कुछ खनिज भी हैं, उनका भी नाम आएगा, अम्लक्षार संतुलन पढ़ेंगे, पर अगर बात इनकी आती है ना, तो प्रोटीन आएगा, है ना। प्रोटीन शरीर में अम्लक्षार संतुलन में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीन की कमी से अभाव रोग हो जाता है, ये निम्न कौन कौन से हैं वो अभाव रोग, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जनरल साइंस में भी। क्वासियोरकोर और दूसरा है मेरास्मस, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। ये तो विशेष रूप से प्रोटीन की, ये देखो ये रोग है ना, विशेष रूप से प्रोटीन की कमी से होता है, क्वासियोरकोर। और मेरास है ना, अति अल्प पोषण की वजह से होता है, कुपोषण की वजह से होता है। ये देखो कुपोषण, अति अल्प पोषण और ऊर्जा, कैलोरी नहीं मिलती उसको, है ना, भोजन की बहुत जो ऊर्जा नहीं मिलती उसको, ऊर्जा नहीं मिलती, तो उसकी वजह से होता है ये, है ना। है तो वैसे प्रोटीन के, दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं, क्वासियोरकोर और मेरास्मस, है ना, प्रोटीन की कमी से होते हैं दोनों रोग। ये दोनों रोग अभाव रोग है ना। तो ये दोनों रोग आप जरूर पढ़ लेना, है ना। देखो क्वासियोरकोर, यह रोग 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 1 से 3 वर्ष, है ना, फिर से याद कर लेना इसको। क्वासियोरकोर होता है 1 से 3 वर्ष के बच्चों में। और मेरास्मस, देखो क्वासियोरकोर में क्या लक्षण होते हैं? 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ये तो प्रोटीन की कमी से होता है विशेष तौर से, और ये कुपोषण की वजह से होता है, अल्प बहुत कम ऊर्जा मिलती है ना उसको, अल्प पोषण की वजह से और ऊर्जा की कमी की वजह से होता है तो दोनों प्रोटीन की वजह से होते हैं, है ना। बाकी इस विशेष तौर से ये प्रोटीन की वजह से होता है। इस रोग में देखो, क्वासियोरकोर में, इस रोग में वजन में कमी हो जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। दोनों रोगों में देखो वजन में कमी होती है, दोनों रोग में वजन में कमी होती है। हाँ लेकिन इसमें जो ना, पैरों और चेहरे पर सूजन आ जाती है, किसमें? इसमें क्वासियोरकोर, इसमें नहीं आती पैरों और चेहरे पर सूजन। बाकी वजन में कमी दोनों में होगी, वजन में कमी दोनों में होगी, क्वासियोरकोर में भी और मेरास में भी, है ना। लेकिन जो पैरों, हाथ और पैरों में जो सूजन आ जाती है, ओडिमा होती है ना, उसको ओडिमा बोलते हैं। पैरों और चेहरे पर जो सूजन होती है उसको ओडिमा बोलते हैं, है ना। तो इसमें तो होगी वो ओडिमा सूजन, लेकिन इसमें नहीं होगी। लेकिन वजन में कमी दोनों में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी।
अब देखो, अभी ये तो खत्म हो गया प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब नए कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बच रही थी अपनी। एंजाइम काय के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, पूछा जाता है एग्जाम। एग्जाम काय के, एंजाइम काय के बने होते हैं? सभी प्राकृतिक अमीनो अम्ल किस श्रेणी के होते हैं? एल श्रेणी के होते हैं। देखो एल दो श्रेणी होती है, एल श्रेणी और डी श्रेणी। तो जो प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी के होते हैं? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ना, एल श्रेणी के होते हैं। ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, है ना। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से दो रोग हो जाते हैं, है ना, कौन से अभाव रोग, कौन से दो रोग हो जाते हैं? एक तो क्वासी और कोर और एक मेरास्मस, है ना। तो ये है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में। इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रोटीन खत्म हो गया अपना। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन खनिज लवण। अगला अवयव संतुलित भोजन का अवयव चौथा। तीन जो खत्म हो गए, बड़े बड़े तो यही थे। विटामिन भी है, देखो विटामिन में भी अपन ने स्रोत नहीं पढ़े, सोर्स नहीं पढ़े प्रोटीन के, है ना। प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, इन तीनों के सोर्स, सबके सोर्स एक साथ लिखेंगे अपन। उतार लो इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।